हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉर्पोरेट दीदी। एंड आज के इस वीडियो में हम मोस्टली इंग्लिश में बातें करेंगे बिकॉज इट्स अ एक्सप्लेनेटरी वीडियो काइंड ऑफ। सो जो भी लोग मुझे कह रहे थे कि प्लीज दीदी डेलॉयट एनालिटिक टेक्निकल एमसीक्यूज या एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज कंटिन्यू करो, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ज़्यादा एम्फोसिस टेक्निकल एमसीक्यूज पे इसलिए दे रही हूँ बिकॉज एप्टीट्यूड एमसीक्यूज विल बी लेस एंड टेक्निकल एमसीक्यूज ज़्यादा आएंगे, ठीक है। और other than that, aptitude जो MCQs होता है they are comparatively easy, but technical MCQs जो होते हैं they are bit difficult because technically you should know the answer. For aptitude वाले के लिए तो यार आप लोग दो चार बार हाथ पैर मार के उसको सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, 7th 8th लेवल के क्वेश्चन आते हैं, टाइम स्पीड का क्वेश्चन आता है एंड देन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ जाएगा, परसेंटेजेस का क्वेश्चन आएगा, तो दैट यू कैन सॉल्व इजीली, राइट। वहाँ पे यदि आपको नहीं भी पता है कंसेप्ट, यू कैन सॉल्व। But for technical questions, you should know the exact answer. That's why I am focusing more on technical MCQ questions rather than on the aptitude one. I will make another video on aptitude one also. If you will ask me to do so, do write me in the comments. Okay. सो इस वीडियो में हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सारे टेक्निकल एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये वन शॉट प्रिपरेशन मैं इसलिए लिख के रखी हूँ क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज लाए और दोज आर द एमसीक्यूज विच आर रिपीटेड इन द प्रीवियस ईयर्स एज वेल, ठीक है। और ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम में फॉर श्योर आई कांट गारंटी बट या आई कैन अश्योर यू कि हाँ, इसमें से कुछ ना कुछ 10-15 एमसीक्यूज में से आ ही जाने हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन एमसीक्यूज है जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज या मोस्ट ऑफ द टेक्निकल राउंड्स में पूछे ही जाते हैं। दैट्स वाई मैंने ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे रखे। एक बार इसको बस तुम लोग वीडियो को गो थ्रू कर लोगे तो तुम्हारे माइंड में लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आराम से बैठ के देखो और थोड़ा सा मगअप करने की कोशिश करना, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस को ना हमें मगअप ही करना पड़ता है। देयर इज नो अदर ऑप्शन कि हम समझ ले, क्योंकि ये कोई बायोलॉजी नहीं है या कुछ ऐसा थ्योरी, मतलब वो नहीं है ना फिजिक्स की, हाँ भाई डेरिवेशन समझना है। इट इज लाइक कि तुम्हारा प्रॉपर क्वेश्चन होगा और उसका आंसर होगा, दैट्स इट, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस सर्विसेज। सो अब इसके लिए आपको याद रखना होगा कि कौन सा वाला डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा सर्विस है। तो इसका आंसर है एक तो मोंगो डीबी और एक है काउच डीबी। सो ये दोनों डीबी जो होते हैं दे स्टोर इन जेसन लाइक डॉक्यूमेंट, और माई एसक्यूएल जो होता है वो रिलेशनल डेटाबेस होता है, ये तो तुम लोग को पता ही होना चाहिए। माई एसक्यूएल तो रिलेशनल है, ये तो बहुत ईजी था, ये सबको पता है। देन जो कसांड्रा है वो क्या होता है, इज अ वाइट कॉलम स्टोर, ओके। सो ये दोनों तो आउट हो गए, सो हमारा आंसर हो जाएगा बी एंड डी, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, choose the incorrect statement regarding IPv4 protocol. So for this you should know the exactly the correct statement first of all, then you can easily eliminate the incorrect one. Is it true? Right. सो हेयर मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स, हमको क्या लगता है कि ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर होगा, बट इंटरव्यूअर जो है, पेपर सेटर है आजकल, वो बहुत शातिर हो गया है। दे डोंट कीप दिस ऑप्शन, मतलब ऑल रखते हैं बट वो हमेशा गलत होता है, यूजुअली गलत होने लगा है आजकल। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ, इट कैन बी डिफरेंट फॉर यू एज वेल। तो सुनो, अब क्या होता है कि इसका जो है IPv4 प्रोवाइड्स एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल, या दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है, ठीक है। फिर IPv4 इज अ रिलायबल प्रोटोकॉल, भाई बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। IPv4 वर्क्स एट नेटवर्क लेयर, यस दिस इज करेक्ट, ये तो करता है भाई नेटवर्क लेयर पे काम। तो ये अकेला करेक्ट है, तो ये दोनों इनकरेक्ट है। सिंपल, हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ, which type of attack floods a network server with excessive request, making it unavailable? अब भाई इसको हमें याद कैसे रखना है कि कौन सा भाई ऐसा अटैक है which flood the network or server with excessive request? सो इसका आंसर है डॉस। डॉस कैसे याद रखोगे? डिनायल ऑफ सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखो, सर्वर से याद रख लेना सर्विस, तो जिसमें ऑप्शन में आपको सर्वर डॉस दिख जाए, सर्वर से सर्विस याद रख के आप उसको मार्क कर देना। इजी, इसको याद करने की नीड ही नहीं पड़ी, हमें बस अपना क्वेश्चन देखना है। ओके सर्वर, तो सर्वर से रिलेटेड सर्विस, तो वी विल मार्क द आंसर एज डॉस, ओके। होप दिस ट्रिक हेल्प्स यू आउट। नाउ other question, which method is used to verify the identity of a user or a device? सो इट इज़ वेरी इजी। आप लोग भी अपना आधार बायोमेट्रिक्स वगैरह अपडेट कराने जाते होगे, राइट। सो वहाँ पे क्या होता है, दे वेरीफाई योर आइडेंटिटी, दे वेरीफाई योर यूजर आइडेंटिटी, ओके, कि हाँ भाई ये बायोमेट्रिक इसके मैच हो रहे हैं, इट मीन्स ये इस यूजर का ही है। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बायोमेट्रिक्स, ओके। दिस इज ऑल्सो ईजी टू रिमेंबर विद दिस ट्रिक, ओके। देर इज नो इशू टू रिमेंबर इन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके।
जस्ट याद रख लेना कि हाँ भाई बायोमेट्रिक्स अपडेट कराने जाते हैं, बायोमेट्रिक्स जब अपडेट होते हैं तो वो हमारी यूनिक आइडेंटिटी होती है यूजर की। सो सेम यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। होप ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी जो डेलॉयट एनएलए के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन वीडियो सीरीज चल रही है वो उसको आप मिस ना करो। नाउ which statements are correct? FTP uses two TCP connection. Yes, this is correct. HTTPS uses one TCP connection. Yeah, this is also correct. Okay. So इसका आंसर हो जाएगा both. तो आप इसका आंसर लगा दोगे both. Simple. तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। FTP uses control and data connection and HTTPS uses सिंगल सिक्योर TCP कनेक्शन। ओके, एंड आपको यदि ये PDF चाहिए होगी तो कमेंट्स में बता देना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। Now, DIMM stands for, now how you will remember DIMM stands for what? So, dual, D stands for dual, I stands for inline, M stands for memory, M stands for module. So, this is very easy, आप याद रख सकते हो इसको, dual inline memory module, DIMM stands for. Now, a systematic way of storing information in database is called as. So अब आप लोग को database में store करना है information in a systematic way. तो जब systematic way में करना है तो अब इसको आप कैसे याद रखोगे? Like आपने लाइफ में कितने सारे फॉर्म्स भरे होंगे, तो आपने देखा होगा हर चीज जो होती है वो सिस्टमैटिक लिखी होती है कि नेम डालो, अपना एज डालो, फिर अपना लोकेशन डालना है, एड्रेस डालना है, तो it is mentioned in a systematic way. So from there you have to remember in your mind कि हाँ जब हम फॉर्म यूज करते हैं दैट इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन अ डेटाबेस। और इसको याद करने का जो हमारा इन जनरल वे है वो ये होगा कि हम जो भी कभी फॉर्म भरते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो XYZ, उसमें सबको सिस्टमैटिक बने होते हैं ना, हर चीज के बॉक्सेस होते हैं कि हाँ यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भरना है, यहाँ पे ये डालना है, यहाँ पे ये रखना है। सो फ्रॉम दैट यू हैव टू कोरिलेट एंड रिमेंबर दिस आंसर। अब देखो इसको मकअप करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। ओके, नाउ यू आर क्लियर विद लाइफ टाइम। यदि ये क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप लोग को मेरी वाली बात याद आ जाएगी कि हाँ फॉर्म ऐसी चीज होती है जिसमें हर कुछ चीजें सिस्टमैटिक होती हैं। सो लाइक दिस यू हैव टू रिमेंबर थ्रू ट्रिक्स। ओके, ट्रिक्स से याद रखोगे तो बहुत ईजी रहेगा, कभी अपने मतलब बुद्धि पे ज्यादा जोर नहीं देना पड़ता है उस टाइम की यार आंसर क्या था, ये सीधे आपको कोरिलेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ विच टेस्टिंग टेक्निक आइडेंटिफाइज फॉल्स caused by invalid input data? ठीक है भाई, अब ये बोल रहा है कि invalid input data से कौन सी मतलब टेक्निक है टेस्टिंग की जो हेल्प करेगी हमें फाइंड आउट करने की, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग भी हेल्प करती है और बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग भी हेल्प करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B, ठीक है। नाउ अदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? अभी कह रहा है नॉट अ वैलिड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो देखो, यूनिट टेस्टिंग तुम लोगों ने हमेशा सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा इस वीडियो में जो भी देख रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी सुना होगा, ठीक है भाई मैंने सुना है। कोलैबोरेशन टेस्टिंग तो मैंने ना सुना, और सिस्टम टेस्टिंग भी मैंने सुना है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोलैबोरेशन टेस्टिंग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ट्रिक से इसलिए याद नहीं किया जा सकता क्योंकि कल कोई कोलैबोरेशन की जगह डायनेमिक टेस्टिंग या कुछ भी लिख सकता है, राइट। सो दैट्स व्हाई इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आपको प्रॉपर याद ही करना पड़ेगा ना कि हाँ भाई मैंने ये टेस्टिंग के नाम सुने हैं बट इसका नहीं सुना है, तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ which protocol is used to send email? ठीक है भाई, अब मुझे ईमेल सेंड करना है, तो ईमेल सेंड करने के लिए हमारा होता है SMTP. So SMTP is the protocol which is used to send emails. Okay, अब इसे कैसे याद रखोगे? SMTP, you can find SM, सबसे आगे रहा SM यानी आप याद कर लो SMS, जो हम SMS भेजते हैं। तो SMS is also kind of कि हम किसी को टेक्स्ट करके भेज रहे हैं, तो सेम वे में याद रख दो कि जब ईमेल किसी को भेजना है मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं SMS करूंगा, SMS इन द सेंस SMTP। ऐसे आप इसको कोरिलेट कर लो। तो इसमें क्या है कि कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसमें वो कुछ भी दे दे, जैसे SNMP दे दिया है तो यहाँ पे तुमको कंफ्यूज कर देगा, तो अब बुद्धि में होगा यार SNMP था या SMPT था, तो वहां से आप लोग ना इस टाइप की चीजों से कंफ्यूजन से बच जाओगे कि SMS बोला है दीदी ने तो SMTP ही होना है, ठीक है, तो कभी कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। इसलिए ट्रिक्स अच्छी होती हैं और यूजफुल होती हैं, और वो हम क्या है अपने रियल वर्ल्ड से रिलेट कर पाते हैं यार। SMS हर दिन हम किसी को कर रहे हैं, सब बाबू सोना कर रहे हैं भाई, सबके SMS जा रहे हैं, तो बस उससे याद रख लो, ठीक है। नाउ डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर अ क्लासिक C IP एड्रेस इज, अब इस पे है भाई न्यूमेरिक स्ट्रिंग।
अब न्यूमेरिक थिंग को मैं कैसे याद रखूं? तो भाई इसको याद रख लो, 3 बार जहाँ पे मेरा डिजिट आ जाएगा और उसके आखिरी में 0 आ जाएगा, दैट विल बी माय करेक्ट आंसर। और 3 बार कैसा रिपीटेड, 255.255.255 और उसका 0। तो बस ये याद रख लो, जहां भी ऑप्शन मुझे 3 बार डिजिट्स दिखेंगे और डॉट 0 आखिरी में, दैट्स माय आंसर। और 255 थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नाउ आईडी स्टैंड्स फॉर, सबको पता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको तो भाई ट्रिक के बिना ही सब याद रख लोगे, ठीक है। रिकर्शन इन प्रोग्रामिंग मीन्स व्हाट? अब रिकर्शन, रिकर्शन का यदि हिंदी में हम मतलब देखें तो हिंदी में होता है जो चीज मतलब रिकरिंग हो रही है, मतलब रिपीट हो रही है मोस्ट प्रोबेबली, ओके। तो इस टाइप का मतलब जो होगा, इसमें क्या होगा, रिकर्शन है ना, मैंने बताया अभी, कोई चीज बार बार हो रही है। तो फंक्शन कॉलिंग अदर फंक्शन, भाई ये कैसे हो सकता है, ये फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है बट ये रिकर तो नहीं हो रहा, मतलब ये रिपीट तो नहीं हो रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो मतलब नहीं होगा, मैं माइंड से बता रही हूँ, ठीक है। नाउ लूप इनसाइड फंक्शन, हाँ भाई लूप हो सकता है, क्यों हो सकता है, बिकॉज हाँ ये क्वेश्चन यही बोल रहा है, रिकर्शन, रिकर्शन यानी बार बार होना, लूप इज ऑल्सो बार बार होना। देन क्लास इनसाइड क्लास, अरे भाई तुम तो आउट हो, तुम तो बहुत ही घटिया ऑप्शन हो, ठीक है। अब आई एम लेफ्ट विथ टू ऑप्शन, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ एंड लूप इनसाइड फंक्शन। तो अब मेरे पास जब दो ही ऑप्शन बचे हैं, अब मुझे पता है रिकर्शन बार बार होने को ही बोलते हैं, बट इसमें क्या होगा कि लूप इनसाइड फंक्शन आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होता है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। जब फंक्शन खुद को कॉल करता है, एट दैट टाइम वी कॉल्ड इट एज अ रिकर्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। होप इट्स क्लियर टू यू। अब बताओ इन लोगों ने लूप वाला आंसर क्यों रखा? क्योंकि देखो लेट्स सपोज मैं टेक्निकल अच्छा नहीं हूँ, बट मैं ना क्या है कि आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, थोड़ी मेरी इंग्लिश अच्छी, मैंने कहा अच्छा बेटा रिकर्शन, अच्छा रिकर्शन यानी बार बार होना, चल भाई लूप हो जाएगा इसका आंसर। तो वहां पे ये अपने को फंसा लेगा। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ओके, होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। और यदि यहाँ तक थोड़ा भी मजा आ रहा है ना, थोड़ा भी लग रहा है कि हाँ भाई बहुत इजीली मैं एमसीक्यू याद कर पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, बता देना कि हाँ भाई ये दीदी हैं जो काफी कुछ शॉर्टेड वे में पढ़ा देती हैं, ठीक है। नाउ आउटपुट का क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 5% 2? अब मैं यहाँ पे बता दूं, डिवाइडेड बाय कोई भी नहीं समझेगा इसको कि भाई 5 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, नो इट्स परसेंटेज सिंबल। सो 5% 2 and the correct answer will be 1 here. Okay, the remainder will be the correct answer here. Now which of the following is a mutable data type in Python? Oh my god, oh my god, IAS लेवल का क्वेश्चन, शिट अब मैं क्या करूं। सबसे इजी क्वेश्चन है पाइथन का, ये समझ रहे हो, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब जब तुम्हें पता होगा कि म्यूटेबल कौन से होते हैं, इम्यूटेबल कौन से होते हैं, तो यू कैन इजीली आंसर इट, राइट। तब देखो म्यूटेबल वाला जो होगा इसका आंसर हो जाएगा लिस्ट। सो लिस्ट ऐसा होता है डेटा टाइप जो म्यूटेबल होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत आसानी से याद रख लेना है। अब थोड़ा सा हो सकता है कोई बच्चा सोचे कि यार इसकी भी ट्रिक बता देती दीदी, तो याद रख लो एल के बाद एम आता है, एल फॉर लिस्ट, एम फॉर म्यूटेबल, ठीक है। लिस्ट के बाद म्यूटेबल हो जाएगा LMNOP। ओके, तो लिस्ट LMNOP मतलब लिस्ट म्यूटेबल इन पाइथन OP, ठीक है। होप इट्स क्लियर। नाउ which join returns row from both table with nulls और unmatched rows? Now हमें ये पूछ रहा है कि कौन सा जॉइन है जो रिटर्न कर देगा रोज दोनों टेबल की और नल फॉर अनमैच्ड रोज, यदि मैच नहीं हो रही रो तो नल भेज दे और दोनों टेबल की रोज भेज दे। तो इसका आंसर होता है फुल आउटर जॉइन। अब इसका आंसर फुल आउटर जॉइन कैसे होगा? देखो भाई फुल आउटर जॉइन इसलिए इसका आंसर हम ऐसे याद करेंगे, दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, हाँ जिसको तुम लोग एक्सप्लेनेशन मत समझना कि दीदी भाई पता नहीं क्या बता रही हैं, ठीक है। ऐसे याद रख लो कि भाई ये क्या कह रहा है कि एक तो तू पहले दोनों रोज भी ले आ, उसके बाद कह रहा है कि तू अनमैच रो के लिए नल ले आ, मतलब तू मेरे से सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, हाँ मैं ग्रीन फ्लैग हूँ क्या? नहीं, ठीक है। तो ऐसे याद करके फुल आउटर जॉइंट मतलब पूरा का पूरा जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हम रख लेंगे फुल आउटर जॉइंट। इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, मतलब एक सिर्फ पार्ट है, इनर यानी थोड़ा अंदर का, लेफ्ट मतलब सिर्फ लेफ्ट, राइट मतलब सिर्फ राइट। तो फुल इनर जॉइंट फुल आउटर जॉइंट जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा जिसमें सब कुछ कवर हो गया कि भाई तू मेरे लिए रोज भी ले आ, नल वैल्यू भी ले आ, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। Which SQL command modifies the structure of a table? अब ये क्या कह रहा है भाई, मेरे को टेबल का स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है। तो देखो बहुत शातिर है भाई, मैं बता रही हूँ ना एग्जाम सेटर बहुत शातिर है कि चलो भाई इसको मॉडिफाई डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूज हो जाए बच्चा। तो यार बहुत से लोग यदि नहीं पढ़ के गए तो वो तो सोचेंगे चल भाई मॉडिफाई यानी मॉडिफाई, नहीं मॉडिफाई इसका आंसर नहीं होगा, ऑल्टर इसका आंसर हो जाएगा। ऑल्टर यानी भी यही होता है कि किसी चीज को ऑल्टरेट करना, मतलब जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको चेंज कर देना।
तो मॉडिफाई यदि कुछ चीज को करना है तो किसी चीज को आप ऑल्टर कर सकते हो, तो दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा ऑल्टर। कि ऑल्टर का मतलब भी वही होता है कि जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको कुछ हमने चेंजेस ला दिए, तो ऐसे इसका आंसर याद रखना ऑल्टर। माय गॉड शिट, ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है यार। मतलब मैं तो सोच रही हूँ इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगी। व्हाट इज अ फॉरेन की? ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग, इट इज ऑटो जनरेटेड एट रेफरेंस अ प्राइमरी की ऑन अनदर टेबल। खत्म मेरा आंसर, ये तो मैं मतलब मिली सेकेंड्स में कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट डज सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल रिटर्न्स। अब इसका ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि भाई तू रिटर्न क्या करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रोज। इट विल रिटर्न यू द टोटल नंबर ऑफ रोज। तो ये पता है उसको इजी बन जाएगा जिससे थोड़ी बहुत एसक्यूएल पढ़ रखी है। देखो बहुत आसान है, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल, इसका यही मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज लेके आ और मुझे रिटर्न कर दे। ठीक है, नाउ फायरवॉल इज प्राइमरीली यूज टू, फायरवॉल क्यों यूज करते हैं? देखो, एनक्रिप्ट डेटा नहीं, मुझे डेटा एनक्रिप्ट करने के लिए कभी फायरवॉल यूज करते हुए नहीं देखा। इंक्रीज स्पीड नहीं, फिक्स हार्डवेयर इश्यूज नो। अब देखो फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल को कैसे याद रखोगे तुम लोग? विद अ ट्रिक। वॉल क्या करेगी, जैसे लेट्स सपोज मैंने कहीं दीवार खड़ी कर दी, ठीक है, तो वॉल खड़ी कर दी, तो वहां पे क्या है कि एक्सेस डिनाई हो गया, राइट? तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है वो वहां पे ब्लॉक हो गया, तो इसलिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं। वॉल से याद रख लो, कहीं पे भी वॉल खड़ी कर दोगे तो उसके अंदर कोई घुस पाएगा क्या? नहीं घुस पाएगा। यू हैव ऑल्सो सीन इन योर रियल लाइफ एग्जाम्पल कि भाई जैसे किसी का प्लॉट प्लॉट होता है तो वो अपना जो होता है सिक्योर कर लेता है, चारों साइड से वॉल खड़ी कर लेता है। तो वाई, ताकि कोई उसमें अनऑथोराइज एक्सेस ना कर सके। तो ऐसे याद रख लेना फायरवॉल का। ठीक है, ये टू बी ऑनेस्ट इजी है, बट यदि फिर भी यदि याद नहीं रह रहा है, देखो यदि हमारे ब्रेन में 10 चीजें याद करने की स्पेस है ना, तो ट्राई टू थिंक कि भाई हाँ मैं 10 ही चीजें याद करूँ, बाकी चीज तो मैं से इन जनरल अपने सिर्फ कॉमन सेंस से आंसर कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने फायरवॉल वाला एग्जाम्पल अच्छे से दिया तुम्हें कि वॉल क्या करेगा, किसी भी चीज को एक्सेस डिनाई कर देगा। ठीक है, नाउ विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिशिंग अटैक। नाउ फिशिंग अटैक हाउ यू विल गेट टू नो कि कौन सा वाला इसका अटैक का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर है फेक ईमेल्स स्टीलिंग क्रेडेंशियल। तो जो फिशिंग अटैक्स होते हैं उसमें क्या होता है कि फेक ईमेल्स आते हैं जिससे आपका क्रेडेंशियल जो होता है वो स्टील हो जाता है। अब देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ट्रैफिक फ्लडिंग नहीं होता, कोड एग्जीक्यूशन ये तो भाई एकदम ही इररिलेवेंट सा ऑप्शन है। तो हमारा जो मेन ऑप्शन बच रहा है वो यही है, फेक ईमेल स्टीलिंग क्रेडेंशियल्स। ओके, hope it's clear till here, and if it's clear till here then do like this video, subscribe my channel ताकि आपको और भी आगे जो मैं वीडियोस बनाऊं उसके लिए आपको हेल्प मिलती रहे। और हाँ, यदि इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट्स में बता देना, मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है जी। नाउ HTTPS सिक्योर कम्युनिकेशन यूजिंग व्हाट। तो HTTPS जो होता है ना वो कम्युनिकेशन कैसे सिक्योर करता है? AES से नहीं करता है, TLS SSL से करता है, RSA से करता है, या DES से करता है? अब मुझे कैसे याद रखना है? अब मुझे ऐसे याद रखना है, HTTPS में भाई 2 बार तो T आ गया, मतलब T इज द मेजोरिटी, मतलब T वाला बंदा जो है वो है शक्तिशाली। ठीक है, अब मेरे ऑप्शन में देखूंगी, साला TLS, ओके, SSL, ठीक है, खत्म, मेरा आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा कि चलो मेरे को आ गया अपना ऑप्शन HTTPS सिक्योर कम्युनिकेशन यूजिंग TLS SSL। ठीक है, जहां पे भी T दिख रहा है मैं उसको आंसर लगा दूंगी। तो अभी थोड़ा सा तुम लोग को याद रहेगा TLS SSL। ठीक है, malware that self replicates and spread automatically is। सो ये कौन सा malware है जो खुद से सेल्फ रेप्लिकेट भी हो रहा है और स्प्रेड भी खुद ही हो रहा है? भाई मतलब इसकी पावर देख रहे हो तुम कितनी ज्यादा पावर है। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉर्म। वॉर्म जो होता है वो क्या होता है, वो खुद को सेल्फ रेप्लिकेट भी करता है और स्प्रेड भी हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब इसको कैसे याद रखोगे तुम लोग? यदि मानसून का सीजन देखा होगा तो तुमने देखा होगा वॉर्म्स हो जाते हैं काफी सारे जमीनों पे, और तुम देखना एक दो नहीं होते, सिर्फ एकदम बहुत सारे हो जाते हैं, मतलब वो सेल्फ रेप्लिकेट करे भाई, एकदम बढ़ रहे हैं भयंकर से। तो वहां से याद कर लो कि खूब सारे वॉर्म्स हो जाते हैं भाई बारिश में, सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं क्योंकि वो अपने आप, देखो तुमने कभी देखा है वो ठंडियों के मौसम में नहीं देखेंगे, गर्मियों के मौसम में नहीं देखेंगे, बट बारिश में इट्स लाइक ह्यूज। तो बस वहीं से याद रख लो, वॉर्म ऐसी चीज है जो सेल्फ रेप्लिकेट होती है। ठीक है, विच मेथोडोलॉजी सपोर्ट्स इटरेटिव डेवलपमेंट। इटरेटिव डेवलपमेंट कौन सपोर्ट करता है? तो जो अजाइल मेथोडोलॉजी है वो सपोर्ट करती है। अब देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, अजाइल और वाटरफॉल ही मोस्टली चीजों का आंसर होता है आजकल। ठीक है, ये सब तो कोई पूछता भी नहीं है, तो मोस्टली अजाइल या वाटरफॉल आंसर होता है। ठीक है, नाउ विच टेस्टिंग फोकस ऑन इंडिविजुअल कंपोनेंट। अब इंडिविजुअल कंपोनेंट बोल रहा है मतलब इकलौता इकलौता कंपोनेंट, इंडिविजुअल यानी अकेला, सिंगल। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग कैसे हो जाएगा? देखो
मैं बताती हूँ ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा। सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम मतलब भाई सिस्टम, इतना सारा लोग होगा वो सब जाके एक सिस्टम बनेगा, पर ये तो इंडिविजुअल की बात कर रहा है, तो ये तो खत्म हो गया मेरा ऑप्शन, वैसे ही नाम पढ़ते ही खत्म हो गया, सिस्टम तो बहुत बड़ी चीज हो गई। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यदि तुम लोगों ने मैथ साइंस लिया था ना तो तुम्हें पता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग चीजों को इकट्ठी करते हैं, डिफरेंशिएशन में हम लोग चीजों को तोड़ते हैं। तो इंटीग्रेशन में हमने सब चीजों को इकट्ठा कर लिया, ओ शिट ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये इंडिविजुअल कैसे हुआ जब हमने सबको इकट्ठा कर लिया, ये ऑप्शन भी खत्म। यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग कैसे होता है, यूनिट कभी भी यूनिट इज फॉर यूनिटरी थिंग्स, लाइक वन यूनिट ये ना वन होता है, ठीक है, जैसे हम लोग कुछ भी होता है पर यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पर वन थिंग, ओके। तो इसका आंसर हमारा सीधा सीधा लॉजिक से हो जाएगा यूनिट टेस्टिंग। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। नाउ प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनएस, भाई डीएनएस एग्जैक्टली करता क्या है। तो डीएनएस रिजॉल्व डोमेन नेम्स, ओके। तो डीएनएस का फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है डोमेन नेम्स को रिजॉल्व करना, इसको याद कर लो यार, इसकी ट्रिक याद नहीं आ रही मुझे अब, ठीक है। देन पर्पस ऑफ वीपीएन, इसका तो क्या ही बोलूं मैं, तुम लोग को सबको पता है पर्पस ऑफ वीपीएन, तो ठीक है इसका आंसर भी ऐसे ही बता देता है, एनक्रिप्ट इंटरनेट ट्रैफिक। अब वीपीएन तुम लोगों ने तो बहुत यूज कर रखा है, तो मैं क्या ही बोलूं, ठीक है। Encrypt internet traffic is the basic purpose of using a VPN rather than using it in a different way. Now, load balancer is used to, why we use the load balancer actually? So we use load balancer to distribute traffic across servers. अब देखो load balancer से ही नाम समझ आ रहा है, something which is balancing the load। यदि तुम लोग मैकेनिकल या सिविल से हो, इवन दो सीएस से भी हो, तो तुम लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़ी होगी, मैं सब का नाम भूल चुकी हूँ, सॉरी इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने इंजीनियरिंग की है, ठीक है। तो आई थिंक मैकेनिक्स होता है, तो उसमें क्या होता है, हमें लोड बैलेंस करना सिखाया जाता है, व्हाई, टू डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड अक्रॉस द बीम एंड ऑल, ओके। तो ऐसे करके हमें याद रखना है लोड बैलेंसर मतलब समथिंग विच इज बैलेंसिंग द लोड। सो व्हाट, हाउ इट विल बैलेंस एक्चुअली, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ट्रैफिक अक्रॉस डिफरेंट सर्वर्स, तो लोड अपने आप बैलेंस हो जाएगा, सिंपल है। हाँ जी सिंपल है ना, ठीक है। नाउ विच टूल इज यूज फॉर कंटेनर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब भाई इसका आंसर है क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस जो होता है दैट इज यूज फॉर कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्राइजेशन, ठीक है। नाउ फीफो प्रिंसिपल, यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर। फीफो इज फॉर क्यू, फीफो क्यू होता है, लीफो स्टैक होता है, ठीक है, इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए। अब इसमें यदि तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मैं कैसे बताऊं तुम लोग को कि कंफ्यूज नहीं होना है। देखो फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका एग्जाम्पल क्या बताना, जैसे क्यू में जब हम खड़े होते हैं तो पहला बंदा पहले आता है और पहला बंदा ही पहले जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को याद रखना है। नाउ दी लास्ट, नॉट लास्ट क्वेश्चन, अभी है थोड़े से क्वेश्चन और। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्चेस, अब बताओ भाई, वर्स्ट पूछ लिया, पहले तो बेस्ट पूछता था, वर्स्ट पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ ऑफ लॉग एन, ये सबसे वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब देखो इसको तो याद करना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बता दूं, ठीक है। ओ ऑफ लॉग एन जो होता है वो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बाइनरी सर्च का। नाउ विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, अरे भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ लिया, ओ भाई साहब, तुम्हें पता है ये भी बाहर से आता है, ये तो भाई एमएस वर्ड है, ये फोटोशॉप है, बचा क्या, ओनली कंपाइलर। सो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा हमारा कंपाइलर, ठीक है। राउटिंग अकर्स एट विच ओएसआई लेयर, अब हमें ओएसआई लेयर का याद करना है कि कैसे। सो बेसिकली ओएसआई लेयर जो होता है वो नेटवर्किंग में होता है, ठीक है। तो राउटिंग कहाँ पे होता है, नेटवर्किंग में, ठीक है। राउटिंग कौन से ओएसआई लेयर पे अकर होता है, नेटवर्किंग लेयर पे। अब इसको भी याद करा दूं क्या, ओ एम एन एल एम एन ओ पी, ठीक है। इसने पूछा है ओएसआई लेयर, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा नेटवर्क, क्योंकि हमारा देखो ओ एल एम एन ओ, ठीक है, तो एन आ रहा है बीच में, तो नेटवर्किंग से हम याद कर सकते हैं कि ओएसआई लेयर, ठीक है। भाई साहब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन अब तो नहीं बताने वाली मैं इसका आंसर। आई होप यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसका आंसर तो सीधी सीधी बात यही है कि इसका आंसर है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और यही इसका आंसर हो जाएगा। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैज एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लॉग एन। सो इसके लिए थोड़ा बहुत डीएसए आना चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो इसका आंसर हो जाएगा क्विक शॉर्ट। जो क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम होती है दैट इज हैव एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लॉग एन। Now, moving further to the next question, that is, a compiler translates what?
ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये तो भाई जब हमने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया था उस दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। विच इज़ अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। सो इसमें से हमें बताना है प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन सा होता है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस ये होता है 192.168.1.1, ठीक है। इसको तो याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन फिर से अच्छा ये दूसरा है, देखो वो वाला दूसरा था, ये दूसरा है। ओएसआई लेयर दैट इंश्योर्स रिलेबल डिलीवरी। सो रिलायबल डिलीवरी कौन सी ओएसआई लेयर एक्चुअली इंश्योर करती है? तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ना, दैट एक्चुअली इंश्योर्स दी कि आपका जो है वो रिलायबल हो, रिलायबल डिलीवरी हो, ठीक है। तो रिलायबल डिलीवरी के लिए कौन सा ओएसआई लेयर होगा? ट्रांसपोर्ट वाला। इसको भी याद कर लेना, आरएसटी। और यहीं तक के थे क्वेश्चंस। पता नहीं 40th नंबर का क्वेश्चन कहाँ चला गया, मैंने 40 क्वेश्चंस रखे थे ऑल दो। आई होप यहाँ तक की चीज़ें बहुत इजीली आप लोग को समझ आई होगी, और समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, ये वीडियो के बाद जो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बनाऊंगी, यदि आप लोग चाहते हो मैं सीरीज कंटिन्यू करूँ तो आई विल डेफिनेटली मेक इट। मेरे को कमेंट्स में बता देना कि इसके आगे के क्वेश्चन चाहिए या नहीं। और यदि ये शीट चाहिए है, मतलब ये पीडीएफ चाहिए है, तो कमेंट्स में बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अदर देन दैट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, बिकॉज देयर इज नो वन इन द यूट्यूब जो आपको एक्जैक्टली ट्रिक्स के साथ चीजें याद कराए। भाई ऐसे तो मैं भी आके पढ़ सकती हूँ कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, बट यदि ट्रिक्स से कोई याद करा रहा है तो एटलीस्ट उसके एफर्ट्स को थोड़ा सा वैल्यू करो। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।